Hello everyone, I am Hemant. In last video, I explained about balance of payment, meaning of balance of payment, current account and its components, capital account and its component, and overall balance. In this video, I am going to explain the further part of the chapter. आगे जो बचा हुआ हिस्सा है हम उसे डिस्कस करने वाले हैं. And in today's video, I am going to explain about official reserve account, what is official reserve account and how it is utilized. Then autonomous and accommodating transactions या items, इनका मतलब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे. And in the last we will discuss about difference between balance of trade and balance of payment. Balance of trade and balance of payment में क्या डिफरेंस होता है, एक छोटा सा टॉपिक ये भी हम कवर करेंगे. So these are today's contents that we are going to discuss. So without delaying, let's start our today's video. So today's first topic is official reserve account. So सबसे पहले हम समझते हैं official reserve account होता क्या है. So the definition of official reserve account you can see here: the account in which foreign exchange reserves are kept by central bank और RBI. यानी वो अकाउंट जिसमें फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी RBI या सेंट्रल बैंक के द्वारा रखी जाती है अपने पास, जिसका यूज करते हैं हम किस पर्पस से, टू कीप बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इक्विलिब्रियम एंड टू कंट्रोल फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए आरबीआई या सेंट्रल बैंक इस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करती है. नाउ अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का मतलब तो हमने समझ लिया कि जो सेंट्रल बैंक होती है जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखती है, जिसका उपयोग करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में रखने के लिए, फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, वो अकाउंट कहलाता है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. नाउ अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हाउ इट इज यूज्ड बाय आरबीआई, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. सो हाउ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज यूटिलाइज्ड, हम इसके बारे में अब डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो जब हमारा ओवरऑल बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशंस, इन तीनों का टोटल जब हमारा जीरो आ जाता है तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इक्विलिब्रियम में होता है. और ऐसी कंडीशन में ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के यूज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है. ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज ही नहीं किया जाएगा. कब? जबकि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशंस, इन तीनों का टोटल जब जीरो होगा तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के यूज करने की आवश्यकता ही नहीं होगी. लेकिन यदि यहां पर जीरो की बजाय कोई वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या फिर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उस सिचुएशन में आरबीआई को ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करना पड़ता है. और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है. यानी यहां पर टोटल जीरो लाना पड़ता है. कब? जबकि ये प्लस या माइनस में कोई वैल्यू आ जाए, इन तीनों का टोटल, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर ओमिशन, इन तीनों का टोटल प्लस में या माइनस में कोई अमाउंट आ जाए, तब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करते हुए उसे जीरो पर लाया जाता है. अब कैसे करती है ये काम, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. तो हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे यहां पर. पहली कंडीशन, जब ये सम पॉजिटिव आ जाता है तो कैसे यूज करते हैं. दूसरा, जब ये सम नेगेटिव आता है तो इसका यूज कैसे करते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज कैसे करते हैं. सो आगे समझते हैं, चलिए इसको. So this is some data
ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये एक इमेजिनरी डेटा लिया है मैंने, जिसमें हमने करंट अकाउंट का बैलेंस लिया है -20,000। ये अमाउंट जो आ रही है माइनस में आ रही है, यहाँ पर करंट अकाउंट का जो बैलेंस है हमारा नेगेटिव है। कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड एरर एंड ओमिशन की अमाउंट लिया गया है 500। ये सारी अमाउंट हमने करोड़ रुपीस में ली है। तो अब यहां पर इन तीनों का टोटल किया जाए, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन, तो यहां पर इस सिचुएशन में आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 10,500 करोड़ रुपीस। तो यहां पर एक पॉजिटिव अमाउंट आ गई हमारे पास, अब प्लस में आ रहा है हमारे पास यहां पर। इट मींस अब गवर्नमेंट को या आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, इस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज कैसे किया जाएगा? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज ऐसे करेंगे कि ये जो एक्सेस अमाउंट आई है हमारे पास, ये 10,500 करोड़ रुपए की जो एक्सेस अमाउंट आई है, इसे उठाकर डाल दिया जाएगा किसमें? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या है यहां पर बेसिकली, ये 10,500 ये जो अमाउंट है हमारी, ये उठाकर हमने डाल दिया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। यानी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यहां पर हमने यूज ही नहीं किया है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज किस में शो होगा? माइनस में शो होगा। माइनस में 10,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। जब हम इसे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में शो करेंगे तो किस तरह करेंगे? -10,500 करोड़ रुपीस। ठीक है, क्यों माइनस में क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज यहां पर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में से हमने कोई पैसा निकाला नहीं है, बल्कि उसमें पैसा डाला है। इसलिए यहां पर यूज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की जब बात करेंगे, क्या लिखेंगे इसे? यूज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो यूज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में यहां पर 10,500 करोड़ रुपए की अमाउंट ये नेगेटिव साइन के साथ शो की जाएगी, जो कि इंडिकेशन होगा कि ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो रहे हैं हमारे? बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं। इसमें दूसरी सिचुएशन क्या है? सपोज करो ये अमाउंट जो हमारे पास अभी पॉजिटिव आ रही है, इसे हम नेगेटिव मान लेते हैं, कुछ देर के लिए नेगेटिव कर देते हैं इसे। तो जैसे सपोज करो यहां मैं इस अमाउंट को बढ़ाकर कर देता हूं -40,000 करोड़। कैपिटल अकाउंट हमारा आ रहा है कितना यहां पर? 30,000 करोड़। इसके हम कोई चेंज नहीं करते हैं इसमें। एरर एंड ओमिशन इसमें भी कोई चेंज नहीं करते हैं। तो हमारे पास यहां पर अब जो बैलेंस आएगा वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो रहा है हमारे पास बैलेंस यहां पर? ये हो गया हमारा 40,000 करोड़ में से हमने 30,500 करोड़ रुपीस घटा दिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 9,500 करोड़ रुपीस। ये हमारा अकाउंट का बैलेंस आ गया। अभी ओवरऑल बैलेंस आ गया हमारा इतना। तो अमाउंट क्या आ रही है हमारे यहां पर? ये नेगेटिव में आ रही है हमारे पास। अब इस नेगेटिव में जो अमाउंट आ रही है, इसको सेटल कैसे किया जाएगा? यानी जीरो कैसे किया जाएगा? यानी हमें 9,500 करोड़ रुपए क्या करने हैं इस समय? पे करने हैं दूसरी कंट्रीज को। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? 9,500 करोड़ रुपए ऑफिशियल अकाउंट से यूज किए जाएंगे। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसका यूज हमने कैसे किया? इसमें से क्या किया जाएगा? 9,500 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे, यानी यहां पर प्लस में एंट्री आएगी, जिससे कि ये क्या हो जाएगा? नीचे जीरो बन जाएगा। यानी यहां पर जब माइनस में आएगा हमारे पास करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशन का टोटल जब हमारे पास आता है माइनस में, जैसे यहां पर आ रहा है माइनस का 9,500 करोड़ रुपए, तो उसको सेटल करने के लिए क्या किया जाएगा? आरबीआई ने जो अपने पास फंड बना रखा है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसीज का, उसमें से पैसा निकाला जाएगा। तो 9,500 करोड़ रुपए उसमें से निकाले और क्या किया? इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने क्या कर दिया? बैलेंस इक्विलिब्रियम में ले आए, जीरो पर ले आए यहां पर। तो इस तरह से जब यहां पर इन तीनों का टोटल हमारे पास माइनस में आएगा, तो उस कंडीशन में ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? हमारे घटने लगेंगे। तो इस तरह से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करते हुए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाएंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को बराबर करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स या ट्रांजेक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? ऑल दोज ट्रांजेक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, चाहे इंडिविजुअल परफॉर्म करे या कोई कॉर्पोरेट परफॉर्म करे, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जिनके पीछे उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना, वो सारे ट्रांजेक्शन कहलाते हैं हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। दूसरे होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस या अकोमोडेटिंग आइटम्स। इट मींस ऑल दोज ट्रांजेक्शंस, ऑल दोज आइटम्स विच आर यूटिलाइज्ड और विच आर परफॉर्म्ड टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इक्विलिब्रियम। यानी हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस जो होते हैं ये सारे के सारे परफॉर्म किए जाते हैं प्रॉफिट के उद्देश्य से, और इसी की वजह से प्रॉफिट या लॉस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस या आइटम्स वो होते हैं जिनको परफॉर्म करने के पीछे उद्देश्य होता है कि जो डिसइक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है, जो सरप्लस या डेफिसिट जनरेट हुआ है, उसको इक्वल किया जाए, उसको क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। सो नाउ अब इन दोनों के बारे में हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। सो हमने यहां पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस, जितने भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट पर्पस से किए जा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस। और जो ट्रांजेक्शन बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के पर्पस से किए जाते हैं, टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इक्विलिब्रियम, वो सारे ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। देन सेकंड, इंपोर्ट्स, एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं आप, कौन कौन से होते हैं ऑटोनॉमस। तो इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी हम कह सकते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, दोबारा सुन लीजिए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर अकोमोडेटिंग में क्या आता है? हमने यूज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पढ़ा था। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का कैसे यूज करते हैं, जस्ट हमने अभी कुछ मिनट्स पहले ही देखा है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का जितना भी यूज किया गया है, वो सारे के सारे हमारे आते हैं कौन से? अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस में। तो यूज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये जो हमारे पास ट्रांजेक्शंस होंगे वो सारे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस में आएंगे। देन नेक्स्ट, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस की वजह से ही मतलब इनस्टेबिलिटी आती है, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट होती है। सो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। जितना भी इंबैलेंस जनरेट होगा ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस की वजह से होगा। और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस वो होंगे जो क्या करेंगे? बीओपी को दोबारा से स्टेबल करेंगे, बीओपी में जो इन इक्विलिब्रियम आया, डिसइक्विलिब्रियम आया, उसे करेक्ट करेंगे। एक और डिफरेंस यहां पर, ये जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस होते हैं इन्हें बोलते हैं आइटम्स अबव ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? अबव ऑफ लाइन, अबव ऑफ लाइन। इन्हें क्या बोलते हैं? बिलो ऑफ लाइन। जितने भी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांजेक्शंस या आइटम्स अबव ऑफ लाइन, और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है आइटम्स या ट्रांजेक्शंस ऑफ बिलो ऑफ लाइन। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। अब यहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, 2014 में, 15 में, 17 में, लगातार कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या होता है हमारा? ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आंसर लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर लिखते समय हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है, टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। टेबुलर फॉर्म में लिखते समय हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। सबसे पहला कॉलम होगा बेसिस का, उसके बाद जो 2 चीजों में डिफरेंस पूछा गया है उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर का है तो 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर 4 पॉइंट्स हम लिख देंगे इस तरह से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है? सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? हमने बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है द डिफरेंस ऑफ
exports of goods and import of goods. It is the difference of exports of goods and imports of goods. यानी exports of goods में से अगर import of goods को माइनस कर दिया जाएगा, यानी receipts of exports minus payments of exports of goods. अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो हमें BOT मिल जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या इसे हम बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल्स. और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं एक कंट्री के लोगों के द्वारा दूसरे कंट्री के लोगों के साथ, उन सबका रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो दूसरा डिफरेंस है हमारा, इट रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स, यानी जो हमारा BOT है या BOV बैलेंस ऑफ विजिबल्स है, ये सिर्फ गुड्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. दोबारा सुन लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करेगा या बैलेंस ऑफ विजिबल क्या करेगा, सिर्फ गुड्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा. नाउ थर्ड एंड लास्ट डिफरेंस ये क्या है हमारा, ये जो BOT होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये करंट अकाउंट का एक सब पार्ट है, यानी ये करंट अकाउंट के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है. ये जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये करंट अकाउंट के अंदर पढ़ा जाता है, करंट अकाउंट का एक सब पार्ट है. जबकि जो BOP होता है ये करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों को अपने अंदर शामिल रखता है. सो एक और डिफरेंस आ जाता है हमारे पास यहां पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट is a large or broad concept and balance of trade or balance of visible is a narrow concept. तो अब यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन आया है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए. तो 3 या 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका डिफरेंस लिखते समय हमें वही टेबुलर फॉर्म में लिखना है. 3 कॉलम बनाएंगे हम, पहला बेसिस का होगा, दूसरा होगा हमारा यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड. इस तरह से हम यहां पर डिफरेंसेस लिखेंगे. ठीक है. सो दिस इज द लास्ट ऑफ आवर टुडेज क्लास. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. और इस चैप्टर के पीडीएफ भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. और इस चैप्टर से रिलेटेड एक ऑडियो फाइल भी मैं बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप इसे वहां से सुन सकते हैं. सो आई होप you like this video. If you like, then subscribe my channel and share this video. Thank you.